हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 8 जून 2024 और 8 जून 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, जून 2024 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने हरियाणा के किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? इन जून 2024, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल इनॉग्रेटेड द जीएसटी भवन इन विच सिटी ऑफ हरियाणा? फर्स्ट ऑप्शन है गुरुग्राम, सेकेंड ऑप्शन है सोनीपत, थर्ड ऑप्शन है रोहतक या फोर्थ ऑप्शन है रेवाड़ी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रोहतक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने हरियाणा के रोहतक में सीजीएसटी रोहतक आयुक्तालय के अधिकारियों परिसर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। नवनिर्मित जीएसटी भवन जीएसटी कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए आसानी से सुलभ है और यह हरियाणा के मुख्य जिलों से कनेक्टिविटी के केंद्र में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस आईआईटी ने एक अभिनव अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया है? विच आईआईटी हैज डेवलप्ड एन इनोवेटिव फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन? फर्स्ट ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी, सेकेंड ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है आईआईटी मद्रास या फोर्थ ऑप्शन है आईआईटी धारवाड़। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस आईआईटी ने एक अभिनव अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी धारवाड़। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सुधीर सिद्धपुरेडी और अमीर मुल्ला के नेतृत्व में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी धारवाड़ के शिक्षकों और छात्रों की एक टीम ने एक अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया है। यह परियोजना तिहान फाउंडेशन, आईआईटी हैदराबाद के वित्त पोषण से पूरी हुई। अग्नि बचाव सहायक ड्रोन का अनावरण और प्रदर्शन आईआईटी धारवाड़ में आयोजित अग्नि बचाव में ड्रोन डिजाइन और स्वायत्त नेविगेशन पर 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? वेयर वॉज द थर्ड इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस हेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन है देहरादून, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई या फोर्थ ऑप्शन है कुमारकोम। बताइएगा दोस्तों, तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 3 दिवसीय तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस आयोजित की गई। कांग्रेस का उद्घाटन लद्दाख विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस के मेहता ने किया।
सम्मेलन का उद्देश्य विश्लेषणात्मक वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, शिक्षाविदों और छात्रों को विचारों का आदान प्रदान करने और इस क्षेत्र में नवीनतम विकास पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के दौरान अमेरिका और यूएई के बाद कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री डाटा, which country has emerged as India's third largest export destination after the US and UAE ड्यूरिंग 2023 to 2024? फर्स्ट ऑप्शन है सिंगापुर, सेकेंड ऑप्शन है जर्मनी, थर्ड ऑप्शन है हांगकांग या फोर्थ ऑप्शन है नीदरलैंड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के दौरान अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है। भले ही देश के माल के निर्यात में 3% से अधिक की गिरावट आई है, नीदरलैंड में जिन प्रमुख वस्तुओं के निर्यात में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई उनमें पेट्रोलियम उत्पाद, विद्युत सामान, रसायन और फार्मा शामिल हैं। नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार अधिशेष पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर 17.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 2022-23 में 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में रक्षा लेखा विभाग ने देश भर में स्पर्श पेंशन प्रशासन प्रणाली सेवा केंद्र के रूप में शामिल होने के लिए 4 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से कौन सा बैंक स्पर्श सेवा केंद्र में शामिल नहीं है? In June 2024, Defense Accounts Department has signed MOU with 4 banks to onboard as sparse system for pension administration service centers across the country. Which of the following bank is not included in sparse सेवा केंद्र? फर्स्ट ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है कैनरा बैंक, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फोर्थ ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग ने पेंशन प्रशासन रक्षा स्पर्श सेवा केंद्रों के लिए प्रणाली शुरू करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के साथ नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता ज्ञापन पेंशन भोगियों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में जहां उनके पास स्पर्श पर लॉन्ग ऑन करने के लिए तकनीकी साधन नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने लैटिन अमेरिकी देश में यूपीआई जैसी वास्तविक समय भुगतान प्रणाली को सक्षम करने के लिए किस देश के रिजर्व बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है? इन जून 2024, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड हैज अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विथ रिजर्व बैंक ऑफ विच कंट्री to enable UPI like real-time payments system in the Latin American country. फर्स्ट ऑप्शन है पेरू, सेकेंड ऑप्शन है स्पेन,
थर्ड ऑप्शन है इराक या फोर्थ ऑप्शन है जापान। बताइएगा दोस्तों, जून 2024 में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने लैटिन अमेरिकी देश में यूपीआई जैसी वास्तविक समय भुगतान प्रणाली को सक्षम करने के लिए किस देश के रिजर्व बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पेरू। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और पेरू के रिजर्व बैंक ने लैटिन अमेरिकी देश में यूपीआई जैसी वास्तविक समय भुगतान प्रणाली को सक्षम करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। यह सहयोग एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जिससे पेरू दक्षिण अमेरिका में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई तकनीकी को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कैश फ्री पेमेंट्स के स्वतंत्र निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कैश फ्री पेमेंट्स? फर्स्ट ऑप्शन है रजनीश कुमार, सेकेंड ऑप्शन है जोशित रंजन सिकीदार, थर्ड ऑप्शन है दीपक मोहंती या फोर्थ ऑप्शन है हबे ओता। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कैश फ्री पेमेंट्स के स्वतंत्र निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अभय ओता जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भुगतान और एपीआई बैंकिंग कैश फ्री पेमेंट्स ने एनपीसीआई के पूर्व एमडी और सीईओ अभय ओता को कंपनी का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है। वह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के प्रबंध निर्देशक और सीईओ थे, जहां उन्होंने भारत में भुगतान प्रणालियों और नीतियों के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड? फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है जेठा अहीर, थर्ड ऑप्शन है राकेश मोहन जोशी या फोर्थ ऑप्शन है तनु सिंह। बताइएगा दोस्तों, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राकेश मोहन जोशी जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं प्रबंधन विशेषज्ञ राकेश मोहन जोशी ने वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले बिजनेस स्कूल भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के कुलपति का कार्यभार संभाल लिया। संस्थान के पूर्व डीन जोशी बेंगलुरु स्थित भारतीय वृक्षारोपण प्रबंधन संस्थान में निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्त पद पर थे। प्रोफेसर जोशी ने अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, बोस्टन आईआईएफटी, राजस्थान विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल से प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एशियाई पैरालंपिक समिति ने एशियाई युवा पैरा खेलों 2025 में आर्म रेसलिंग को आधिकारिक खेल के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। एशियाई युवा पैरा खेलों 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
the Asian Paralympics Committee announced the inclusion of arm wrestling as an official sport in Asian Youth Para Games 2025. Which country will host Asian Youth Para Games 2025? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है कजाकिस्तान या फोर्थ ऑप्शन है चाइना। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एशियाई पैरालंपिक समिति ने आगामी एशियाई युवा पैरा खेलों में आर्म रेसलिंग को आधिकारिक खेल के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। ये खेल सितंबर-अक्टूबर 2025 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित होंगे। युवा पैरा एशियाई खेल इस क्षेत्र में एक नए खेल को पेश करने, विकसित करने और बढ़ावा देने का एक अवसर है। पहले भी हमें अपने कार्यक्रमों में एक खेल को बढ़ावा देने का मौका मिला है और इसे लेकर काफ़ी उत्साह रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान किसने शुरू किया है? हु हैज लॉन्च्ड दी एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन टू कमेमोरेट द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी ने, सेकेंड ऑप्शन है अमित शाह ने, थर्ड ऑप्शन है राजनाथ सिंह ने या फोर्थ ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू ने। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान किसने शुरू किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। इस वर्ष के समारोह का विषय है भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, जो हमारे भूमि संसाधनों को बहाल करने और संरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।